नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बड़ा यू टर्न, सीजीआई के विरोध पर नालसार छात्रों का एनरोलमेंट बैन हटाया। सीजीआई नालसार विवाद पर दीपके बोले, क्या होगा अगर सभी कानूनी कॉकरोच एक साथ आ जाएं? बंगाल में नेताजी सुभाष की मूर्ति तोड़ी गई, सीएम शुभेंदु की चेतावनी हवा में उड़ी। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में 7 आरोपियों को पकड़ने के लिए सीआईडी ने पूरे झारखंड में मारा छापा। चीन को टैरिफ से बचाने के मामले में भारत समेत 40 देशों पर अमेरिका की नजर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने नालसार यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट पर लगाया गया प्रतिबंध कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। यह फैसला उन छात्रों के विरोध के बाद आया जिन्होंने सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। पहले पीसीआई ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को इन छात्रों का नामांकन न करने का निर्देश दिया था। फैसले की कानूनी जगत और छात्रों ने तीखी आलोचना की। सीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, जिसके बाद अब नए आदेश में पीसीआई ने कहा कि 2026 बैच के सभी छात्र अब किसी भी स्टेट बार काउंसिल में नामांकन करा सकेंगे और किसी निर्दोष छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। बीसीआई अब नालसार के वाइस चांसलर की जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बीसीआई और नालसार विवाद के पीछे एक बार फिर अपना चर्चित नारा उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या होगा अगर सभी कानूनी कॉकरोच एक साथ आ जाएं। विवाद तब शुरू हुआ जब पीसीआई ने नालसार के 2026 बैच के छात्रों के एडवोकेट एनरोलमेंट पर रोक लगा दी। छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। फैसले की आलोचना के बाद पीसीआई ने कुछ घंटों में सामूहिक रोक हटा ली। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसे छात्रों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई बताया और पीसीआई से पूरा आदेश वापस लेने की मांग की। सीजेपी का कहना है कि छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जांच की बात अभी भी बनी हुई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई पूरी तरह खत्म न होने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी 24 घंटे के अंदर तब हवा में उड़ गई जब कोलकाता में ही नेताजी बोस की मूर्ति गुरुवार को टूटी फूटी हालत में मिली। घटना के सामने आते ही स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों में नाराजगी फैल गई। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि नेताजी का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी। वहीं यह घटना उस समय सामने आई है जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र नाथ रॉय उर्फ अनंत महाराज के नेताजी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है। विवाद अनंत महाराज के उस कथित बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने नेताजी की आजाद हिंद फौज बनाने की क्षमता पर सवाल उठाए थे। अब इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को ही अनंत महाराज को दिया गया बंग विभूषण सम्मान भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने दावा किया है कि नेताजी की जो खंडित मूर्ति अभी मिली है वह काफी पहले से ही क्षतिग्रस्त थी और मरम्मत के वीडियो को गलत तरीके से तोड़फोड़ बताकर फैलाया गया। अब पुलिस की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने के अंदाज की मिमिक्री भी की। राहुल गांधी मंच पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विदेश नीति का मतलब सिर्फ जबरदस्ती गले मिलना है। राहुल ने ईरान अमेरिका तनाव, पाकिस्तान की भूमिका और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि भारत ने कूटनीतिक अवसर गंवाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष और जनता के दबाव से मोदी और अमित शाह परेशान हैं। उन्होंने दोनों नेताओं पर संसद से दूरी बनाने का भी आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष उनके इस्तीफे तक राजनीतिक संघर्ष जारी रखेगा। झारखंड में जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने गुरुवार को 7 आरोपियों की तलाश में राज्य के कई जिलों में छापेमारी की। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीआईडी की टीम जांच के दौरान मिली ओएमआर कार्बन कॉपियों का मिलान कर सबूत जुटा रही है। इस मामले में अब तक जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खियांगते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दिया था और सीआईडी ने उन्हें 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। जेपीएससी के तीनों सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी 9 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था।
सीआईडी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तिरंगा यात्रा के बाद 40 से ज्यादा छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कई छात्राएं चक्कर आने और कमजोरी की शिकायत के बाद बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सभी बीमार छात्राओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कई छात्राओं ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तेज गर्मी में लंबे समय तक पैदल चलने से उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों के अनुसार खाली पेट रहने, पर्याप्त पानी नहीं पीने और गर्मी में चलने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और बेहोशी जैसी समस्याएं होती हैं। हालांकि छात्राओं के बीमार होने की वास्तविक वजह मेडिकल जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हो गया। पीटीआई के मुताबिक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 11 लोग घायल हैं। एनडीआरएफ ने सुरंग से अब तक 4 शव बाहर निकाले हैं। हादसा गुरुवार शाम सुरंग के पोर्टल से करीब 2 किलोमीटर अंदर हुआ। उस समय सुरंग में 20 से 22 लोग काम कर रहे थे। टीएचडीसी के अनुसार अचानक पानी का स्रोत फटने से तेज बहाव सुरंग में घुस गया। कुछ मजदूर पानी के साथ बाहर निकलकर सुरक्षित बच गए, जबकि कुछ के फंसे होने की आशंका है। सुरंग में लगातार पानी रिसने से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं। एनडीआरएफ विशेष उपकरणों की मदद से बचाव अभियान चला रही है और सभी फंसे लोगों को बाहर निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत, यूरोपीय संघ, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम समेत 40 से ज्यादा देशों को चीनी सामान की संभावित गैर कानूनी ट्रांसशिपमेंट के जोखिम वाली लिस्ट में रखा है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कथित तौर पर तीसरे देशों के जरिए सामान अमेरिका भेजकर उस पर लगे ऊंचे टैरिफ से बचने की कोशिश करता है। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट घोटाला बताया। प्रशासन अब अमेरिकी कस्टम के साथ मिलकर एआई आधारित सिस्टम विकसित कर रहा है। यह शिपिंग रिकॉर्ड, कार्गो रूट और पुराने पैटर्न का विश्लेषण कर संदिग्ध शिपमेंट की पहचान करेगा। इस कदम से भारत समेत उन देशों की जांच बढ़ सकती है जो चीन से जुड़ी वैश्विक सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को सीधी चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में यादगार फतेह के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो उसे जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कदम के तौर पर सिंधु जल संधि को निलंबित किया था। अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान तनाव और मध्य पूर्व की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में भूमिका के लिए धन्यवाद भी दिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने दावा किया है कि हालिया युद्ध ने अमेरिकी सेना की क्षमताओं को लेकर ईरान की सोच बदल दी है। PBS को दिए इंटरव्यू में नकवी ने कहा कि पिछले 5 महीनों में ईरान ने देखा कि अमेरिकी सेना उतनी मजबूत नहीं है जितना पहले समझा जाता था। उन्होंने दावा किया कि अगर संघर्ष कई वर्षों तक भी चला तो ईरान अपने दुश्मनों के ठिकानों पर मिसाइल हमले जारी रखेगा। नकवी ने यह भी दावा किया कि ईरान युद्ध जीत चुका है। उनके मुताबिक अमेरिका के 2 मुख्य लक्ष्य नाकाम हुए हैं। पहला, ईरानी नेतृत्व को सत्ता से हटाना और दूसरा, देश को विभाजित करना। उन्होंने कहा कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, ईरान को उतना अधिक अनुभव मिलेगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.